हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द व्हिसल ब्लोअर सीरीज का, जो कि हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हुआ है। बात करें इस वेब सीरीज के बारे में तो ये एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है और 2013 में जो PMT स्कैम हुआ था उसके ऊपर आधारित है। अगर आपको स्कैम 1992 पसंद आई तो ये सीरीज भी जरूर पसंद आएगा, बस ये सीरीज थोड़ा सा स्लो है। ऑलराइट, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस सीरीज में हमें मेन प्रोटैगनिस्ट संकेत के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा पूरा का पूरा स्टोरी, तो मैं भी उसी हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो बात करें संकेत के कैरेक्टर के बारे में तो ये एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लेता और किसी के भी बारे में नहीं सोचता है और बिल्कुल नॉन केयरिंग बंदा है। ड्रग्स भी करता है और अफेयर्स वगैरह भी है। तो टिपिकल रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जो कि हम सीरीज वगैरह मूवी वगैरह में देखते हैं। और ये आगे जाके कैसे व्हिसल ब्लोअर बनेगा हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हिसल ब्लोअर क्या है। अगर कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कोई भी सिस्टम का हिस्सा है और उसे पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिस्टम में कुछ तो इलीगल एक्टिविटीज या फिर कुछ तो स्कैम वगैरह हो रहे हैं, तो विटनेस प्रोटेक्शन में रह के अगर वो ये बात बाहर निकलता है या फिर एक्सपोज करता है तो उन लोगों को व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। ओके, तो पहले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर अश्विन को, जो कि अभी सुसाइड कर लिए हैं और वो रिलायबल हॉस्पिटल का मालिक है। ये बात टीवी पे आ रही थी, तो ये बात यहाँ पे उनका बेटा यानी कि संकेत देख लेता है। संकेत अभी हॉस्पिटल में है, तो वो क्यों हॉस्पिटल में है हम आगे जान पाएंगे। तो वो किसी तरह से घर पे जाता है और वहाँ पे एक पुलिस वाला था जिसका नाम होता है रूपेश यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन संकेत को पता था कि उसके पिता के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सो वो उसे स्लैप करता है। अभी पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक पे जाती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं डॉक्टर प्रज्ञा को, जो कि संकेत की गर्लफ्रेंड होती है। और ये लोग रिलायबल मेडिकल का एक कॉलेज था, वहाँ पे 4th ईयर में थे। तो यहाँ पे ये लोग एक ड्रग्स पार्टी वगैरह करते हैं जिसपे प्रज्ञा की छोटी बहन प्राची भी आई थी। और यहाँ पे हम जान पाते हैं प्राची और संकेत का भी अफेयर चल रहा है। और प्राची का इसी साल PMT एग्जाम था और यहाँ पे प्राची संकेत को बोलती है कि उसे कुछ जुगाड़ वगैरह मिला है, उसे कुछ पैसे की जरूरत है। तो ये लोग उसे पैसे देके प्राची का मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे संकेत को पता चलता है अजहर के बारे में। अजहर एक बंदा है जो कि वही रिलायबल मेडिकल में काम करता है, लेकिन पैसे लेके ये बच्चों का किसी के थ्रू एडमिशन करवाता है। तो संकेत पहले तो अजहर से मिलता है और उससे जेरास के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और अजहर को यहाँ पे बोलता है कि ये सारी बात वो डॉक्टर अश्विनी को ना बताए। अभी जेरास के बारे में हमें पता चलता है जेराज पैसे लेके लोगों को डॉक्टर, इंस्पेक्टर, सब कुछ, गवर्नमेंट टीचर, ये सब कुछ बनाता है। काफी फैला हुआ बिजनेस है इसका। और यहाँ पे हम अनुज से मिलते हैं। अनुज जेराज का PA है और अभी अनुज के थ्रू संकेत जेराज से मिलता है और यहाँ पे हमें पता चलता है जेराज का मतलब वो काम कैसे करता है, हमें यहाँ पे पता चलता है। अभी जेराज कुछ ओरिजिनल मेडिकल स्टूडेंट को हायर करता है और उनको मोटी रकम देता है, जो कि बदले में वो ओरिजिनल कैंडिडेट के जगह में वो मेडिकल स्टूडेंट बैठे, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेडिकल क्लियर करके पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो भी PMT तो क्लियर कर ही जाएगा और बदले में उसको अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। तो टेक्निकली उन लोगों को इंजन बोगी बुलाता है। मतलब ये नहीं होंगे तो इन लोगों का धंधा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सीट अलॉटमेंट में भी ऊपर के लोग शामिल थे, तो ये तो आराम से हो जाता है। और तो और जयराज एक कोचिंग सेंटर चलाता है जिसमें कि जो नॉर्मल बच्चे हैं मेडिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे उन लोगों का भी सेटिंग करवा देता है। उन लोगों का भी सीट अलॉटमेंट ऐसा करता है जो कि ये लोग इंजन बोगी के पास बैठे, यानी कि जो मेडिकल स्टूडेंट है एग्जाम दे रहा है उसके पास बैठे, ताकि ये लोग डायरेक्ट कॉपी कर सके और इन लोगों का भी मेडिकल क्लियर हो जाए। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान था। अभी उनके लिए फेक एडमिट कार्ड बनाया जाता है और उसके बाद ये लोग जाके ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह बैठ जाते हैं। अभी संकेत के पास 5 लाख ही थे, तो जयराज बोलता है कि मिनिमम 15 लाख लगेंगे। तो यहाँ पे जयराज देखता है कि संकेत तो रिलायबल मेडिकल का वारिस है, क्योंकि वो अश्विनी का एक ही बेटा होता है। सो वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है, लाइक फ्यूचर में जाके संकेत के साथ डायरेक्टली डील कर सकता है रिलायबल मेडिकल के लिए। इसीलिए वो संकेत को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन तुम्हें एक बार एग्जाम देना पड़ेगा किसी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अगर संकेत एक बार एग्जाम दे देगा तो बाद में अगर संकेत कुछ प्रॉब्लम करने का कोशिश किया तो इन लोगों के पास प्रूफ रहेगा संकेत के बारे में, क्योंकि उसने किसी और के लिए एग्जाम दिया और ये एक क्राइम के अंडर आता है। तो बाद में ये लोग संकेत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन संकेत इतना बात नहीं सोचता और सीधा सीधा राजी हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो एग्जाम देने जाते हैं। वहाँ पे उसका दोस्त दिनेश भी था और ये लोग साथ में एग्जाम देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है दिनेश भी जयराज के लिए कब से काम कर रहा है। तो संकेत ये सारी बात प्रज्ञा और उसके फादर डॉक्टर अश्विनी को कुछ नहीं बताता। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रिलायबल में एक घटिया डॉक्टर था और यहाँ पे हमें पता चलता है ये भी जयराज के थ्रू ही डॉक्टर बना है, तो उससे पता चलता है कितना बढ़िया डॉक्टर होगा। तो ये एक पेशेंट को बहुत ज्यादा गलत दवाई दे दिया है, जिससे ये पेशेंट जस्ट मरने वाला था। लास्ट मोमेंट में प्रज्ञा और संकेत ये लोग बचा लेते हैं उसे। यहाँ पे प्रज्ञा ये सब के बारे में अपने सीनियर से कंप्लेन करती है, तो हमें पता चलता
बोलता है कि इस डॉक्टर ने 4 या 5 बार ऐसा कर चुका है और एक बार तो पेशेंट मर ही गया। तो ये सब सुन के दिनेश को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो ये काम नहीं करेगा, अभी जयराज के लिए ये काम नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट पीएमटी बहुत नजदीक था, तो लास्ट मोमेंट में वो जब मना करता है, ऑब्वियसली इतनी जल्दी ये लोग नेक्स्ट मेडिकल स्टूडेंट को नहीं ले सकते, मतलब जुगाड़ नहीं कर सकते। सो पहले अनुज उसको धमकाता है और बाद में फोन पे जयराज उसको धमकाता है, इसलिए दिनेश पुलिस के पास जाता है और कंप्लेन वगैरह सब लिखाने लगता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है पुलिस में भी एक करप्ट ऑफिसर था जिसका नाम होता है रुपेश। वही पहले सीन में हम जिसे देखे थे वो जयराज के लिए ही काम करता है। सो दिनेश जिस ऑफिसर के पास कंप्लेन लिख रहा था ये रुपेश का जूनियर था। तो रुपेश जबरदस्ती ये केस अपने हाथ में ले लेता है। तो रुपेश यहाँ पे दिनेश को धमकाने लगता है और गुस्से में उसको मारता है। तो दिनेश यहाँ पे बेहोश हो जाता है, तो उससे हॉस्पिटल लिया जाता है। तो ये खबर सुन के प्रज्ञा और संकेत ये लोग भी आए थे और यहाँ पे वो जूनियर ऑफिसर जो कि मतलब जिसके पास दिनेश रिपोर्ट लिखने गया था वो भी था और उसे ऑब्वियसली बात अजीब लगता है क्योंकि कुछ ही घंटे पहले दिनेश ने उसके पास कंप्लेन लिखाने आया था और अभी दिनेश का ये हालत है। तो ये सारी बात वो उसके दोस्त अनूप को बोलता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है अनूप एक जर्नलिस्ट है और उसे भी ये बात अजीब लगता है, इसीलिए वो प्रज्ञा से पूछताछ करने लगता है और यहाँ पे पहली बार उन लोगों का मुलाकात हुआ था। अभी हम देखते हैं ये कहानी बाहर ना आ जाए, इसीलिए रुपेश उस जूनियर पुलिस ऑफिसर और मेडिकल में डॉक्टर दिनेश को मार देता है। अभी रुपेश को अनूप के बारे में पता नहीं था, नहीं तो यहीं पे ही उसको वो मार देता। अभी सीन शिफ्ट को हम देखते हैं सुनील नाम के एक बिजनेसमैन को जिसके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और यहाँ पे हम एक टेक पर्सन को देख पाते हैं जो कि हैकिंग वगैरह सब कर सकता है। सो सीरीज में इसका क्या नाम है मैं भूल गया हूँ, सो एज ए रेफरेंस मैं इसको राजेश बुला देता हूँ। ओके, तो राजेश सुनील का फोन वगैरह सब हैक करके उसका लास्ट लोकेशन ट्रैक करता है। तो उसका लास्ट लोकेशन बांधवगढ़ फॉरेस्ट था। बेसिकली ये सुनील का अड्डा था और सुनील ही मेन आदमी है जिसके नीचे ये सब जयराज और उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं। बेसिकली स्कैम वगैरह सब चल रहा है, उसमें और एक मिनिस्टर भी शामिल है जिसको हमें आगे देखने मिलेगा। तो राजेश वही फोन लोकेशन की जगह पे जाता है लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी सबूत वगैरह नहीं मिलता। सीन शिफ्ट के हम अभी देखते हैं देवेंद्र नाम के एक लड़के को। तो संकेत ने देवेंद्र के लिए एग्जाम दिया था, तो संकेत देवेंद्र का प्रॉक्सी होता है, इसीलिए खुशी में देवेंद्र उसके लिए एक गिफ्ट लाया था। और यहाँ पे देवेंद्र, संकेत और जयराज का आदमी अनुज ये लोग बातचीत करते हैं। फिर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं जेनी को जो कि MPNT न्यूज चैनल पे काम करती है और उसी सेम चैनल पे अनूप भी काम करता है। तो यहाँ पे एक डिबेट चल रहा था कि दिनेश जो कि मारा गया और वो पुलिस ऑफिसर जूनियर पुलिस ऑफिसर वो भी मारा गया, इसके ऊपर थोड़ा डिबेट चल रहा था। और अनूप को जितना छानबीन करके पता चला है कि ये सब स्कैम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको पता चला है, इसीलिए इस डिबेट में PMT स्कैम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। और उसमें से एक बंदा बोलता है कि रिलायबल में भी ऐसे ही एडमिशन होता है। और वहाँ पे प्रज्ञा के अलावा डॉक्टर अश्विनी भी थे। तो अश्विनी यहाँ पे खुल्लम खुल्ला उसको चैलेंज करते हैं कि रिलायबल कॉलेज में ऐसा एडमिशन नहीं होता और अब से वो इस चीज की जांच करेंगे और अगर ऐसा कुछ केस सामने आया तो वो खुद को सरेंडर कर देंगे। फिर ये सब न्यूज के बाद हंगामा चालू होने लगता है, स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करने लगते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं मिनिस्टर को जो कि जयराज को फोन लगा के उसको धमकाता है। फिर हम मिस्टर कन्नौजिया को देख पाते हैं जो कि रिलायबल में बोर्ड ऑफ मेंबर्स में एक बोर्ड मेंबर थे, वो और कुछ और भी बोर्ड मेंबर्स ये भी इस घोटाले में शामिल थे। तो ये लोग मिलके डॉक्टर अश्विनी को धमकाने लगते हैं और बार बार उसे थ्रेटन करने लगते हैं कि इन सब मामले में मत पड़े नहीं तो बुरा होगा। और ऑब्वियसली हम जानते हैं आगे बुरा हुआ भी, लेकिन डॉक्टर अश्विनी यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं सुनते और वो और प्रज्ञा ये लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं। तो प्लान के मुताबिक ये लोग स्टूडेंट्स को फिल्टर करते हैं। तो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। ये लोग पहले तो सेमेस्टर मार्क्स को चेक करते हैं, जिसका बहुत कम यानी कि पूरा फेल के करीब या फिर फेल ही हो गया है वो स्टूडेंट, उन लोगों को फिल्टर करते हैं। उसके बाद वो उसका PMT रिजल्ट चेक करते हैं और PMT रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई है तो उस स्टूडेंट में कुछ तो लोचा है। उसके बाद उसकी वो 10th 12th वगैरह की एग्जाम सब चेक करने लगते हैं, एग्जाम रिजल्ट सब चेक करने लगते हैं। ऐसे करके वो लोग एक फाइल बना रहे थे कितने सारे स्टूडेंट्स घोटाले की वजह से डॉक्टर यहाँ पे बन रहे हैं। ऐसे ही कई दिन चलता है और कन्नौजिया उसको बार बार थ्रेटन कर रहा था। और ऐसे ही एक दिन जयराज उसके पास आता है, अश्विनी के पास आता है और उसको संकेत के कारनामे के बारे में बोलता है और उसे बोलता है कि ये सब बंद करे नहीं तो उसका बेटा भी आगे जाके फंसेगा, क्योंकि उसने जयराज के लिए काम किया है और प्रॉक्सी बन के गया था किसी और के लिए एग्जाम देने, जो कि क्राइम है। तो ये सारी बात अभी अश्विन अपने बेटे संकेत से बोलता है तो उन लोगों का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे संकेत और प्रज्ञा की भी झगड़ा हो जाता है थोड़ा। और यहाँ पे वो मिनिस्टर डॉक्टर अश्विनी को थ्रेटन कर रहा था, तो झगड़े के कारण प्रज्ञा और संकेत का इन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। तो संकेत अभी कबीर सिंह की तरह ड्रग्स लेके कहीं पे पड़ा था और
उसको ये जयराज के सिचुएशन के बारे में, मतलब जयराज अश्विनी को धमकाया है, उसके पापा अश्विनी को धमकाया है, उसके बारे में उसको पता भी नहीं था। टेक्निकली उसको पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए, लेकिन उसके पास नहीं था क्योंकि वो जयराज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही भरोसा करता था। ओके, तो इधर संकेत को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और वहाँ पे हम पहला वाला सीन देखते हैं। वो जब हॉस्पिटल से उठता है तब न्यूज आ रहा था कि डॉक्टर अश्विनी ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे संकेत को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उठान लेता है कि कैसे भी करके वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो अभी उसको साधु की तरफ से फोन आता है। यहाँ पे हम जान पाते हैं साधु जयराज का कंपेटिटर है और ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट डे संकेत का अपने पड़ोसी रेणुका से मुलाकात होती है और रेणुका यहाँ पे उसको बताने लगती है कि जिस दिन उसके पिता मरे थे उस दिन उनके घर डॉक्टर परमार भी आया था। तो ये बात सुन के संकेत सीधा डॉक्टर परमार के यहाँ जाता है उससे मिलने। तो डॉक्टर परमार से बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है, इसीलिए संकेत अपने फादर का केस फिर से रीओपन करने का कोर्ट में अपील करता है और अभी डॉक्टर परमार को अरेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर परमार का केस, वो ही करप्ट ऑफिसर रुपेश उसके अंडर आ गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं संकेत किसी तरह से जेल में जाके डॉक्टर परमार से मिलता है। तो डॉक्टर परमार उससे धमकाता है कि ये गेम बहुत लंबा है और उसके जान को खतरा है, तो वो जल्द से जल्द इसको अगर जेल से रिहा करवाता है तो परमार इसके लिए गवाही देगा और सब कुछ बता देगा। लेकिन उसी रात को हम देखते हैं डॉक्टर परमार भी मारा जाता है और साथ ही साथ वहाँ रेणुका भी मारी जाती है एक एक्सीडेंट में। ऑब्वियसली एक्सीडेंट नहीं था, प्लान्ड मर्डर है। अभी डॉक्टर परमार का फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है कि उनको हार्ट अटैक आया, जो कि साफ झूठ था और ये बात संकेत भी जानता है। अभी संकेत फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मुश्किल से उन लोगों को एक ही लीड मिला था। ओके, तो किसी तरह ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन करेंगे जिसने डॉक्टर परमार का फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाया है। तो ये स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है और वो करप्ट ऑफिसर रुपेश को सस्पेंड किया जाता है और ये बात मीडिया पे दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं संकेत वही हैकर राजेश से उसके मुलाकात होता है क्योंकि वो उस जर्नलिस्ट का दोस्त था। तो संकेत यहाँ पे राजेश को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके फादर का, मतलब डॉक्टर अश्विनी का फोन हैक करे ताकि ये लोग लास्ट मैसेज या फिर कॉल किसके तरफ से आया है ये लोग जान सके। तो हैक करने के बाद सारा डाटा संकेत चेक करने लगता है। तो चेक करने पर उसको वही थ्रेटन वाले मैसेज सब मिलता है जो कि जयराज की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से आया था। तो यहाँ पे वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे जयराज है, जयराज ने उसके पापा को मरवाया है। इसीलिए संकेत अभी डायरेक्ट साधु के पास जाता है उसके साथ डील करने के लिए। इस तरफ वो जयराज के साथ भी डील करता है, मतलब अपने हॉस्पिटल में वो ऐसे बच्चों को एडमिशन देगा ऐसा डील करवाता है जैसे कि जयराज को पता ना चले। संकेत को सब कुछ पता चल चुका है जयराज के बारे में। अभी संकेत फैसला कर चुका था कि वो जयराज, साधु और जितने भी करप्ट लोग हैं उन सब लोगों को एक्सपोज करेगा, यानी कि वो हो जाएगा व्हिसिल ब्लोअर। इसीलिए वो साधु का रेफरेंस लेके और एक आदमी से मिलता है जो कि जयराज के लिए काम करता था और उसे झूठ मूठ का बोलता है कि वो जयराज जैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो उसे जयराज से ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा कमीशन देगा उसे। तो वो आदमी मान जाता है। ऐसे ही कुछ दिन वो उससे मिलने लगता है और धीरे धीरे सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ कलेक्ट करने लगता है और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड भी करता है एज एन एविडेंस। तो ऐसे करते हुए वो उस आदमी से जयराज के जितने भी क्लाइंट्स थे, यानी कि जो भी इंजन बोगी थे, मतलब ओरिजिनल कैंडिडेट के जगह बैठने वाले थे, उन लोगों का डाटा निकाल के पुलिस के पास जाता है और पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करती है। तो यहाँ पे जयराज का नाम सामने आता है। फिर जयराज को अरेस्ट किया जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे सारा घोटाला सामने आता है और सबको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन जेल में भी जयराज का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि वो रुपेश था। वो रुपेश को बोलता है कि संकेत को किडनैप करो ताकि वहाँ पे जो मेन खिलाड़ी है, मतलब सुनील, वो बिजनेसमैन, उसको अभी तक अरेस्ट किया नहीं गया था। तो वो वहाँ पे आता है और संकेत को डील ऑफर करने लगता है, लेकिन संकेत यहाँ पे डील ठुकरा देता है। और अभी ये लोग जस्ट उसे मारने वाले थे, लेकिन तब तक उन लोगों का जो हैकर दोस्त था वो फोन ट्रैक करके उनका लोकेशन पता लगा देता है और वही लोकेशन था बांधवगढ़ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये लोग जाते हैं, सारे इन लोगों को, जितने भी बाकी लोग थे उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और संकेत को सही सलामत यहाँ से रिकवर किया जाता है और संकेत वहीं पे लाइव में उसके साथ जो भी हुआ वो सब बताता है। तो यहाँ पे उसकी कहानी खत्म होता है और ये सीरीज काफी लंबी थी, 7 या 8 घंटे की, और काफी सारे कैरेक्टर्स भी थे। तो अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने जाऊंगा तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा। तो ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन और इसमें मैंने मेन जो स्टोरी लाइन था उसको ही फोकस किया। अगर तो एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।